हे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और थर्ड पार्ट आ चुका है विच इज़ अबाउट द आरबीसी इंडिसेस एंड एनीमिया। एनीमिया इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा बस। अगर मैं इसके बाद एक एनीमिया पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो कि पैथोलॉजी को भी कवर करेगा, फिजियोलॉजी को भी कवर करेगा। उसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, एनीमिया पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। ये जो एनीमिया पे वीडियो होगा वो जस्ट एक ओवरव्यू होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने बस कवर की हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया है। ठीक है, तो एनीमिया पे एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे आरबीसी इंडिसेस से। आरबीसी इंडिसेस से शुरू करेंगे। तो क्या है आरबीसी इंडिसेस? तो आरबीसी इंडिसेस जो है ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है आरबीसी का, और साथ ही साथ उस आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अमाउंट का और कॉन्सेंट्रेशन का। तो हम लोग क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जब तुम लैब रिपोर्ट्स में जाओगे, तुम अपना जैसे मान लो तुम अपना हेमाटोलॉजी जब तुम अपना रिपोर्ट निकलवाते हो, आरबीसी काउंट करवाते हो या टीएलसी करवाते हो या सीबीसी करवाते हो, तो सीबीसी करवाते हो वहाँ पर तुमको हीमोग्लोबिन काउंट दिखने मिलता है, फिर तुमको एमसीवी, एमसीएच, ये सब जो इंडिसेस है वो जो अभी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, वो सब देखने मिलता है। तो वो चीज़ों को ही इंटरप्रेट करना तुमको इसमें सीखोगे। ऐसे तुम प्रैक्टिकल बुक्स में इसको ज़्यादा पढ़ोगे, मेन कोर्स बुक में आई डोंट थिंक कि गाइडन या गेनाउंग में तुमको इसके बारे में स्पेसिफिकली दिया गया है। तो तुम्हारी जो भी प्रैक्टिकल बुक्स है वहाँ पर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम जब लैब रिपोर्ट्स देखोगे ना तो उससे तुम इसको फिगर आउट कर सकते हो। तो आई वुड से कि जो भी तुम लोग अपना एक बार सीबीसी कॉलेज में हो या कहीं पर भी पुराने रिपोर्ट्स हैं तुम्हारे पास, तो तुम उसके बारे एक बार गो थ्रू करना। जब मैं इसको बता दूंगा तो तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या होते हैं ब्लड इंडिसेस के, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। एमसीवी का क्या मतलब है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, नाम में पता चल रहा है, मीन मतलब एवरेज। तो एवरेज आरबीसीज का वॉल्यूम क्या है तुम्हारे ब्लड में, उसी को कहते हैं हम लोग मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। यानी कि तुम्हारे ब्लड में जितने भी आरबीसीज है तो एक एवरेज लिया जाए तो हर आरबीसी का कितना वॉल्यूम होगा वही हम लोग इसमें निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? तो हिमेटोक्रिट हम लोग बताए थे ना, कितना परसेंट तुम्हारे वॉल्यूम ऑफ ब्लड में सेलुलर यानी कि आरबीसी का है, 45% था। तो वो वैल्यू हिमेटोक्रिट जो भी जिसका है, हिमेटोक्रिट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज कितने हैं तुम्हारे, तो उसको कर लो, और इंटू 10⁻12 पर लीटर। तो ये तुम्हारे फेमटोलीटर में आएगा। ठीक है, तो इसी वैल्यूज़ में इसको याद करना। तो एमसीवी का मतलब है एवरेज आरबीसी का वॉल्यूम तुम्हारे ब्लड में क्या है। तो इसका फॉर्मूला था हिमेटोक्रिट मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई आरबीसी काउंट। ठीक है, ये वैल्यू तुम्हारा आएगा 82, अगर 100 के बीच में आ रहा है, 80 to 100 फेमटोलीटर में अगर आ रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा नॉर्मल वॉल्यूम है आरबीसी का, दैट इज नॉर्मोसाइटिक। जब हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, साइटिक, मैक्रो, माइक्रो, तो हम लोग वॉल्यूम से रेफर कर रहे हैं, एमसीवी की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम से रेफर कर रहे हैं। तो नॉर्मोसाइटिक मतलब 80 से 100 के बीच में नॉर्मल होता है। अब अगर 80 से कम हो जाए तो माइक्रो, 100 से ऊपर हो जाए तो मैक्रो। यही था इंपॉर्टेंस एमसीवी का। इसका आगे हम लोग जब एनीमिया पढ़ेंगे ना, एक अलग वीडियो जब बनाएंगे हम, तो वहाँ पर हम बताएंगे सही से एमसीवी का, एमसीएससी का इंपॉर्टेंस वहाँ पता चलेगा। ठीक है, अभी बस एक नॉर्मल ओवरव्यू जान लो कि एमसीवी तुम्हारा जब बड़ा हो जाए तो सेल की वॉल्यूम बड़ी हो गई है, तो 100 से ज़्यादा हो जाए तो मैक्रोसाइटिक, 80 से कम हो जाए तो माइक्रोसाइटिक। फिर आता तुम्हारा मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, NCHC। देखो मीन मतलब एवरेज, तो एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ डेसीलीटर ऑफ आरबीसीज एंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एवरेज कॉन्सेंट्रेशन हीमोग्लोबिन का क्या है, 1 डेसीलीटर ऑफ आरबीसी में। ठीक है, और इसको हम लोग ग्राम पर डेसीलीटर में निकालते हैं, यानी कितना ग्राम हीमोग्लोबिन है पर डेसीलीटर ऑफ आरबीसी में एवरेज, यही निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? तो तुम्हारा निकालने का तरीका नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो वैल्यू उस आदमी का निकाले तुम, हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाइड पे कर दी 100 और डिवाइड कर दी हीमेटोक्रिट से, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ हीमोग्लोबिन मास टू द वॉल्यूम इन विच इट इज़ कंटेन। कॉन्सेंट्रेशन तो ऐसे ही निकलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे निकलता है ना, वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम निकलता है। तो मास हीमोग्लोबिन से आ जाएगा और हीमेटोक्रिट से तुम्हारा वॉल्यूम पता चल जाएगा, है ना। राइट सेल वॉल्यूम तो नीचे ही है। तो नॉर्मोक्रोमिक, यहाँ देखो हीमोग्लोबिन क्या होता है, कलर प्रोवाइड करता है तुम्हारे, कलर प्रोवाइड करना ना आरबीसी को, रेडिश ह्यू दे रहा है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है, हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए तो क्रोमिक, क्रोमा मीन्स कलर वर्ड, यही वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्रोमिक। तो नॉर्मोक्रोमिक का मतलब है 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर तुम्हारा MCHC है। अगर ये 32 से कम हो जाए दैट इज़ हाइपोक्रोमिक। ठीक है, यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, और 36 से ज़्यादा हो जाए मीन्स हाइपरक्रोमिक हो जाए, यानी मीन हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, MCHC कम है और ज़्यादा है, तो हाइपोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक। जब हम लोग एनीमिया से डील करेंगे, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक जब बोलते हैं तो ये इसी वैल्यूज़ के बेसिस पर बोलते हैं कि माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक कब बोलेंगे, 32 से कम है तो हाइपोक्रोमिक हो जाएगा,
यहाँ पर माइक्रोसाइटिक कब बोलते हैं, जब 80 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था MCHC, ठीक है। तो MCH हो गया और MCV हो गया और MCHC हो गया, ठीक है। तो हम लोग मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम और मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन देख चुके हैं। फिर आता है तुम्हारा मीन सेल हीमोग्लोबिन, MCH। MCH का मतलब है कि एक इंडिविजुअल आरबीसी में एवरेज कितना हीमोग्लोबिन है, मास, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है एक सिंगल आरबीसी में। ऑब्वियसली एक सिंगल आरबीसी का हम लोग काउंट कर रहे हैं तो बहुत कम अमाउंट होगा, सो हम लोग पिकोग्राम में करते हैं, यानी 10⁻⁻12 ग्राम में। सो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एवरेज वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन इंडिविजुअल आरबीसीज। तो ये कैसे निकालोगे, तो हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर डेसीलीटर डिवाइड बाय आरबीसी कितना है। ऑब्वियसली तुम्हारे ब्लड में मान लो 15 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन है, तो डिवाइड कर दो टोटल अमाउंट से, तो पर एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन होगा वो पता चल जाएगा। सो इसका नॉर्मल रेंज है 28 से 34 पिकोग्राम, 28 से 34 पिकोग्राम इन अ सिंगल आरबीसी, ठीक है। फिर आता है इसके बाद रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, RDW। तो RDW क्या करता है, तो RDW तुम्हारे आरबीसी के साइज या फिर वॉल्यूम में जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं उनको मेजर करता है एज अ पार्ट ऑफ द CBC। तो इसका नॉर्मल रेंज है 39 से 46 फेम्टोलीटर, ठीक है, 39 से 46 फेम्टोलीटर। तो अगर वेरिएशंस के बेसिस पर देखो दो टर्म यूज होते हैं। पहला टर्म है एनआइसोसाइटोसिस और पॉइकिलोसाइटोसिस, ठीक है। अगर तुम्हारे आरबीसीज का साइज वेरी कर रहा हो, साइज, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एनआइसोसाइटोसिस। और अगर शेप वेरी कर रहा हो दैट इज कॉल्ड पॉइकिलोसाइटोसिस, तो अनीमिया के वीडियो में हम लोग इसको सही से एकदम अच्छे से डिटेल में बताऊंगा पूरा। अब हम लोग पढ़ेंगे एनीमिया, एकदम जनरलाइज जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है बस वही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो अगले जो वीडियो आएगा डेडिकेटेड उससे बताऊंगा, ठीक है। सो एनीमिया क्या है, सो एनीमिया एक कंडीशन है, देखो सब एकदम जनरलाइज है, सबको पता है कि एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर कि आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जा रही है, जिसके कारण कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड का घट गया। तो उसके कारण क्या सिम्टम्स होंगे, फैटिग होगा, फिर तुम्हारा वीकनेस होगा, ये सब होगा, ठीक। सो इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड ड्यू टू डिक्रीज इन आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन। तो हम यहाँ पर कोई ऐसे क्लासिफिकेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो हम अलग से जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अनीमिया है उस पर्टिकुलरली हम उस सबको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है तुम्हारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सिम्टम्स जो इसका हम बता रहे हैं, ये जो सिम्टम्स तुम देख रहे हो, यही सिम्टम्स सभी एनीमिया में होते हैं, ठीक है। तो डिस्निया, यानी कि डिस्निया का मतलब है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। फिर आता तुम्हारा फैटिग हो गया, मतलब थक जाना, वर्कलोड इंक्रीज हो जाना हार्ट पर। फिर डिजीनेस और टैकीकार्डिया और डिजीनेस। तो यहाँ पर तुम देखो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में तुमसे पूछा जाएगा कि आरबीसी का सेल का साइज और तुम्हारा वॉल्यूम कैसा है। देखो ये माइक्रोसाइटिक हो जाता है, क्या हो जाता है, माइक्रोसाइटिक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 90 फेम्टोलीटर से कम है, 80 से कम होता है तो 90 लिखा बट हो जाता है तुम्हारा कम, तो ये माइक्रोसाइटिक। और ये हाइपोक्रोमिक भी होता है, यहाँ पर लिखा नहीं है बट इट इज़ हाइपोक्रोमिक। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, ठीक है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। पहले माइक्रोसाइटिक वाला जो वॉल्यूम वाला पार्ट होता है उसको पहले बोलते हैं, पहले मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के बेसिस पे बोलते हैं। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आगे एनीमिया के वीडियो में अच्छे से डिटेल करूंगा। तो कॉज क्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, सबसे कॉमन कॉज देखो इंडिया में सबसे कॉमन कॉज क्या है तुम्हारा, कि फूड न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो पहला क्या है तुम्हारा लो आयरन डाइट, जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्लड लॉस और फीमेल्स में हेवी मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, हेवी मेंस्ट्रुएशन फीमेल्स में जनरली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन होता है। फिर आता है तुम्हारा परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया देखो क्या है, हम लोग पढ़े थे कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर पढ़े थे। तो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का काम होता है विटामिन B12 को तुम्हारा एब्जॉर्ब करना इलियम में। लेकिन अगर क्या हो ऐसा कंडीशन जिसमें कि तुम्हारा कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर हो ही ना, तो ये हो जाने के कारण क्या होता है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, विटामिन B12 तुम्हारा नहीं आएगा। और विटामिन B12 एक स्पेशल मैचुरेशन फैक्टर है जो कि न्यूक्लियस के मैचुरेशन को करवाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, DNA मैच्योर नहीं होगा तो आरबीसी बहुत बड़ा हो जाएगा। सो दिस विल बी अ मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। 90 फेम्टोलीटर से ज़्यादा हो गया, 100 से ज़्यादा हो गया तो हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट यही है कि तुम विटामिन B12 इंजेक्शन से दो या टैब से दो, तो इंजेक्शन या टैबलेट दो, यही इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। क्या है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, तो आरबीसीज के मेम्ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। पहला होता है स्पेक्ट्रीन और दूसरा होता है एनकाइलिन। बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं आरबीसी के मेम्ब्रेन पे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना हम लोग को, बट इस
हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के केस में हम लोग को थोड़ा सा जानना है कि स्पेक्ट्रीन और एनकारिन नाम का 2 प्रोटीन होता है। अगर इस प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाए, इस प्रोटीन के जीन में म्यूटेशन हो जाए, तो तुम्हारा शेप जो है वो कॉन्केव, जो बाई कॉन्केव शेप होता है आरबीसी का, वो मेंटेन नहीं होगा और आरबीसी स्फेरिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्फेरिकल हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। सो कॉल्ड एज दी स्फीरोसाइटोसिस। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा स्प्लीनोमेगली एक देखने मिलेगा। आरबीसी का जो जनरली एनीमिया का सिम्टम्स दिखेगा ही स्प्लीनोमेगली होगा। क्यों होगा स्प्लीनोमेगली? क्योंकि आरबीसी क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में जाकर के। जब उसका नॉर्मल शेप होता है तो वो जाके स्प्लीन के जो भी छोटे छोटे वेसल्स है उससे क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि आरबीसी का शेप क्या होता है, मेंटेन होता है। और यही स्पेक्ट्रीन और एनकाइन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आरबीसी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनसे कारण वो पतले से वेसल्स के भी थ्रू चला जाता है। लेकिन अब चूंकि म्यूटेशन हो चुका है, साइज और शेप बदल चुका है, आरबीसी का शेप बदल चुका है, तो उसके कारण वो उस ब्लड वेसल्स में नहीं गो थ्रू हो पाता है, जिसके कारण वो ब्लड वेसल्स में जाके अटक जाता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है। इसके कारण काफ़ी टाइम होते होते क्या होता है, स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है स्प्लीन। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो कूम्स टेस्ट होता है। माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे कूम्स टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो कूम्स टेस्ट बस तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ही लिखना। तो एग्जाम्स में तुमसे पूछे तो एक डायग्नोसिस लिख दोगे कूम्स टेस्ट, तो एक अच्छा चीज़ हो जाएगा, एक अच्छा पॉइंट है इसमें लिखने जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है G6PD डिफिशियंसी। तुम लोग पढ़ रहे हो ग्लूकोज में, तो HMP शर्ट में एक पढ़ा होगा G6PD डिफिशियंसी के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ पे एक एंजाइम है G6PD, तो उस एंजाइम की डिफिशियंसी से भी होता है। कैसे होता है? तो ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसको देखो। ग्लूकोज से तुम्हारा G6PD एंजाइम लगता है और बनता है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, जो कि फर्दर तुम्हारा बनता है राइबोस 5-फॉस्फेट। अब एक बात बताओ, अगर ये एंजाइम ना बने, ठीक है, अगर ये एंजाइम डिफिशियंसी हो जाए तो NADPH की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, देखो ये NADPH है, NADPH की प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि यही पाथ से तो बन रहा है NADPH, बन रहा है ना। ये एंजाइम लगा फिर ये NADPH बना कि नहीं? HMP शर्ट एक बार जाकर देखना बायोकेमिस्ट्री में, तो तुमको अच्छे से पता चलेगा कि ग्लूकोज से जो पहला 2 स्टेप्स है वहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग क्यों इतना NADPH पर देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं? तो तुम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे कि NADPH की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें से एक इंपॉर्टेंस ये है कि तुम्हारा जो NADPH है ये तुम्हारे ग्लूटाथायोन जो है, GSH जो ग्लूटाथायोन को हम लोग कहते हैं, इसको तुम्हारे ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में रखता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन है उसमें ग्लूटाथायोन को तुम्हारा NADPH हेल्प करता है। ठीक है, अगर ग्लूटाथायोन को हेल्प ना करे उसके ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में रहने में, तो क्या होगा, ग्लूटाथायोन जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को होल्ड नहीं कर पाएगा, उसको अपने में अटैच नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हमेशा सेल्स में बनता है, तो वो मेम्ब्रेन को जाकर के डिस्ट्रॉय करता है। तो ये ग्लूटाथायोन का काम है कि वो उसको ट्रैप करके अपने पास रखे। और ग्लूटाथायोन को बार बार अपने नॉर्मल स्टेट में आने के लिए क्या चाहिए? NADPH चाहिए। अब तो NADPH बन नहीं रहा है, तो ग्लूटाथायोन ये नहीं कर पाएगा और तुम्हारा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वो सेल को अटैक करके सेल को डैमेज कर देगा। तो यही होता है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है हिंज बॉडीज़। हिंज बॉडीज़ क्या होता है? देखो क्या होता है, जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ग्लूटाथायोन उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जा करके हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा और इसको जा करके सेल में एक जगह पर कलेक्ट कर देगा और बनाएगा हिंज बॉडीज़। यही होता है हिंज बॉडीज़। ये क्या करता है, ये हिंज बॉडीज़ क्या करता है कि आरबीसीज के फ्लेक्सिबिलिटी को घटा देता है, जिसके कारण हीमोलाइसिस होता है। क्या होता है? हीमोलाइसिस होता है। ये था तुम्हारा G6PD डिफिशियंसी। अब आते हम लोग सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया ये तो पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये मिस सेंस म्यूटेशन के कारण होता है। सबने पढ़ा है कि ग्लूटामिक एसिड के जगह पर वैलिन आ जाता है ऑन द 6th चेन ऑफ बीटा चेन, है ना, 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन, ये तो सब पढ़ा है। ठीक है, तो सिकलिंग हो गया। ये तुम्हारा आरबीसी नॉर्मल साइज और नॉर्मल शेप का है, ये सिकलिंग शेप का है। तुम्हारा आरबीसी जब लोड करता है ऑक्सीजन को, फिर अनलोड करता है, तो हमेशा उसके पास ऑक्सीजन नहीं रहता है, वो लेता है फिर टिश्यूज तक पहुंचाता है। तो जब डीऑक्सीजनेशन होता है, ऐसे जब किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हो तो उसका आरबीसीज का जब डीऑक्सीजनेशन होता है, नॉर्मली क्या है, उसका आरबीसीज ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही वो अनलोड करता है ऑक्सीजन को, डीऑक्सीजनेट होता है, तो हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज कर जाता है और आरबीसीज सिकल शेप को ले लेता है। तो नॉर्मली आरबीसी का शेप था बाइकॉनकेव, वो पास हो जा रहा था आराम से, लेकिन अब चूंकि उसका सिकल शेप हो गया है तो वो जाकर के एंडोथेलियम से जाकर के अटैच हो जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, अब मान लो तुम्हारे हाथ में यहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए तो क्या होगा, ब्लड आगे जाएगा? नहीं जाएगा। ब्लड ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, बिल्कुल होगी। तो इसी को कहते हैं वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस। वैसो मीन्स वेसल्स, ऑक्लूजन होना, क्राइसिस मीन्स बहुत खराब कंडीशन होना।
इसके कारण क्या हो सकता है, एंड ऑर्गन डैमेज हो सकता है। यहाँ पर तुम्हारा मान लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, आगे ब्लड नहीं जा रहा, सप्लाई नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, डैमेज होगा आगे वाला पार्ट, ऐसे लीवर में या अलग अलग ऑर्गन्स में जाके डैमेज कराता है। ठीक है, फिर आता तुम्हारा ए प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक का मतलब है कि तुम्हारा बोन मैरो के लेवल पर ही कुछ प्रॉब्लम हो गया कि तुम्हारा प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। तो कैसे, तो तुम्हारा क्या हुआ कि तुम्हारा माइलॉइड सीरीज जो था, यानी कि तुम्हारा लिम्फोसाइट्स, फिर तुम्हारा प्लेटलेट्स और आरबीसीज तीनों जो है एक साथ तुम्हारा डिक्रीज हो गया, बनना ही बंद हो गया, बोन मैरो में ही जाके कुछ प्रॉब्लम हो गया जहाँ से बन रहा था सब। तो ये आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स जब तीनों एक साथ घटे, दैट इज कॉल्ड पैनसाइटोपिनिया, दैट इज कॉल्ड पैनसाइटोपिनिया। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न है इन्फेक्शन जब बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर तुम्हारा ब्लीडिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा एक ड्रग होता है तुम्हारा क्लोरामफेनिकोल, ठीक है, पहले टाइफाइड में देते थे, टाइफाइड में पहले दिया जाता था, तो क्लोरामफेनिकोल के कारण भी तुम्हारा होता है। तो अब इस आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है आरबीसी इंडिसेस के बारे में, एमसीवी, एमसीएचसी, फिर एमसीएच और आरडीडब्ल्यू, और हम लोगों ने एनीमिया का एक बस जनरल ओवरलुक किया है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक जो कि हीमोस्टेसिस है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल दी फर्स्ट ईयर मेडिकोस, ये ताकि उनको भी बेनिफिट हो। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।